गुड मॉर्निंग बेटा। अभी तक हम लोगों ने जो इस चैप्टर में डिस्कस किया है वो है माउथ कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। साथ में पढ़ा है बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस। क्या पढ़ेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। बेटा ध्यान देना, यहाँ हम लोग देख रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। बेटा इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलेगा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। हो गया। अब देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या है। एक बात और बता दें, इंटेस्टाइनल जूस का एक दूसरा नाम होता है, ये सवाल बनता है, सक्कस इंटेरिकस। इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस। हो गया। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या हो गया? सक्कस इंटेरिकस। बेटा अब हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। इसमें होता क्या क्या है? इसमें होता है इंटेस्टाइनल अमाइलेज, इसके बाद होता है अमीनो पेप्टाइडेज, डाई पेप्टाइडेज और ओलिगोपेप्टाइडेज। ओलिगोपेप्टाइडेज, ठीक। प्रोटीएजेस जो होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है इसमें न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। हो गया। ये हो इसके मेन कंपोनेंट हो गए, ठीक। कहीं कहीं आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है इंटेस्टाइनल लाइपेज भी होता है थोड़ा सा, बट मेन कंपोनेंट ये है। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। बेटा ध्यान देना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कौन कौन से हैं हमारे पास? बेसिकली हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड के नाम पे। एक है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। दूसरा है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। देखना, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन में कौन कौन सी ग्लैंड सेल्स होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन में हमारे पास जो सेल्स हैं ये है म्यूकस सेल, जिसे आपके बुक में गॉबलेट सेल भी लिखा रहता है, गॉबलेट सेल। इंटेरोसाइट सेल, ये मेंशन है। लेकिन एक चीज़ और देखना बेटा, यहाँ पर हमारे पास है पैनेथ सेल और हमारे पास है अर्जेंटा फिन सेल्स, टाफिन सेल्स, अर्जेंटा फिन सेल्स।
और बेटा ध्यान देना, जो म्यूकस या गॉबलेट सेल है ये सिक्रीट करता है म्यूकस। क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस। जो इंटेरोसाइट सेल है ये सिक्रीट करता है ये सिक्रीट करेगा बेसिक कंपोनेंट, जैसे बाइकार्बोनेट, ठीक, और बाकी आयंस, ठीक। पैनेथ सेल के बारे में एक जानने वाली बात है कि पैनेथ सेल होती है क्रिप्ट ऑफ बिरकोहन में बेस की ओर। और सबसे मज़ेदार सवाल है जो वैसे देखो बेटा, पैनेथ सेल बड़ा रेयर सवाल आता है। अभी इस 18-17 के आसपास एक बार सवाल आया था, उसके पहले भी नहीं आया था, अब फिर दोबारा फिर नहीं आया। कंटेनिंग जिंक, बुक में लिखा होता है जिंक रिच सेल होती है। कैसी सेल होती है? जिंक रिच सेल होती है। और एसिडोफिलिक सिक्रीशन करती है, एसिडोफिलिक होती है। अर्जेंटा फिन सेल्स, इसमें एक नाम याद रखना है, ये सिक्रीट करते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक बेटा। अब क्रिप्ट ऑफ लेवरकुहन इन सब के अलावा क्या सिक्रीट करेगा? एंजाइम। अब ब्रूनर ग्लैंड में सबसे पहला सवाल कि कहाँ होता है, ये आपको याद रखना स्टार बना के। फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, और निकालता है म्यूकस एंड एंजाइम। हो गया। ये तो ग्लैंड्स की बात होगी, इंटेस्टाइनल जूस के कंपोनेंट की बात हुई। सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें हैं तो इसका पीएच एसिडिक है बेसिक, इसका पीएच है एल्कलाइन, मतलब बेसिक। पीएच होता है लगभग 7.8 से 8 के आसपास। हो गया। ये तो इंटेस्टाइनल जूस की बात हो गई कि इसमें क्या क्या है। अब सवाल है कि इंटेस्टाइनल जूस काम कैसे करता है, हम इसकी बात करते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखना बेटा इधर आप लोग, अब हम लोग एक एक एंजाइम को पढ़ेंगे। हमारे पास इसमें क्या है, इंटेस्टाइनल एमाइलेज है, अमीनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ओलिगोपेप्टाइडेज है, और न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है। चलो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटेस्टाइनल एमाइलेज की। इंटेस्टाइनल अमाइलेज, हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल अमाइलेज की। बेटा इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन का, अमाइल मतलब कार्बोहाइड्रेट, एज मतलब तोड़ने वाला, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। बेटा आपको बता दें, इंटेस्टाइनल एमाइलेज एक ग्रुप है एंजाइम्स का। इसके जो कंपोनेंट हैं वो बेसिकली है सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज एटसेट्रा, लिमिटेट्रेज, बहुत सारे होते हैं, बट ये तीन चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक।
अब हम इनके काम देख लेते हैं। बेटा होता क्या है, जैसे आप देखो, अगर हम जैसे कुछ खाए पिए, रोटी खा लिया, आलू खा लिया, मक्का खा लिया, जिनमें स्टार्च होता है, चावल खा लिया, स्टार्च होता है। हमने जब चबाया तो बेटा माउथ के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर 30 to 35% स्टार्च चेंज इनटू डाइसेकेराइड्स, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, इन सारी चीज़ों में। उसके बाद जैसे भोजन आगे बढ़ा, हमारे स्टमक में आया, स्टमक में स्टार्च का कोई डाइजेशन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर आगे इंटेस्टाइन में आया तो बेटा पैंक्रियाटिक अमाइलेज बाकी 65 से 70%, 65 to 70% अनडाइजेस्टेड स्टार्च पे काम करता है, और फाइनली वो डाइसेकेराइड में टूट जाते हैं। और आपको बता दें बेटा, ये जो तीनों एंजाइम लिखे हुए हैं ये डाइसेकेराइड पे काम करने वाले हैं। बेटा ध्यान देना, सुक्रेज कहाँ काम करेगा? सुक्रेज काम करता है सुक्रोज पर। सुक्रोज ये बड़ा फेमिलियर नेम है आपके लिए, आपने सुन रखा है खूब। सुक्रोज मतलब बेटा ये जो चीनी घर में होती है, शुगर, बेटा इस सुक्रोज पर काम करेगा हमारा सुक्रेज। सुक्रेज काम करेगा, और ये डाइसेकेराइड है तो बेटा इसको तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब आप कहोगे ये कैसे तोड़ दिया? बेटा अब आप कैसे तोड़ दिया मैं बता रहा हूँ, इधर सुनना। आप पहले ये देखो, सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज हो रहा है सुक्रेज के प्रेजेंस में तो क्या मिल रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मैंने कहा था डाइसेकेराइड है, इसका मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसेकेराइड से मिल करके क्या बना होता है? सुक्रोज। और आपको बता दें बेटा, सुक्रोज के अंदर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हम बात करते हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड होता है, वो आपसे सवाल पूछा जाता है, यहाँ पाया जाता है बेटा अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ाया जाता है। चलो अभी मैं आगे कुछ बता भी दूंगा। अब जैसे हमारे पास है माल्टोज, माल्टोज है बेटा एक भोजन, जो याद है माल्टोज आइसोमाल्टोज में माउथ कैविटी में स्टार्च चेंज हुआ था। अब इस पर आप लिखेंगे माल्टेज। क्या लिखेंगे? माल्टेज। माल्टेज, माल्ट प्लस एज, माल्टोज को तोड़ेगा। अब ये भी अपने दो कंपोनेंट में टूटेगा, ये भी डाइसेकेराइड है। देखते हैं इसमें कौन दो कंपोनेंट है। इसमें बेटा मिलते हैं हमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब माल्टोज में दो ग्लूकोज है। माल्टोज में कितने ग्लूकोज है? दो ग्लूकोज है। चलो अब हम बॉन्ड वाला सिस्टम फिर देखते हैं। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज, कुछ भी बोलते हैं, बॉन्ड, यही हुआ। अब सवाल है ये क्या लिख रहा हूँ मैं 1,2 1,4, आपके समझ में तो आ नहीं रहा होगा बेटा। मैं आपको बताता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे, बट अभी हम आपको बता देते हैं। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है बेटा। ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ऐसे। देखो आपको पता नहीं है बेटा, फिर भी आप देख लो क्योंकि आगे आएगा। रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपकी केमिस्ट्री में मिलता भी है ऐसे। ये ग्लूकोज है बेटा, देख रहा है हेक्सागोन है, एक ऑक्सीजन 5 कार्बन, इसे पायरेनोज रिंग कहते हैं। ठीक बेटा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ होगा H OH H OH OH H OH H CH2OH H। देखो हर जॉइंट में बेटा कार्बन कंसीडर किया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। देखते हैं H12 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। O6 1 2 3 4 5 6, मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने सही बनाया है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला ग्लूकोज, हमने फिर यहाँ ग्लूकोज बनाया। देखना यहाँ पे क्या बना? H OH H OH H OH H CH2OH OH H। बेटा ध्यान देना, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे तैयार हो गए। अब आप ध्यान देना,
हम काउंटिंग करें। अब आप केमिस्ट्री में आगे आप पढ़ोगे कि हर मॉलिक्यूल का हम एक नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग के बेस पे नाम देते हैं। बेटा ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन है। उसी तरह बेटा यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 कार्बन हो गए। बेटा अब ध्यान देना, ये 2 ग्लूकोज ये आपस में जुड़े कैसे थे? बेटा एक्चुअल में यहाँ पर ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और आप केमिस्ट्री क्या कहती है, जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो कोशिश होता है कि स्टेबल बने, और यहाँ स्टेबल बनने के लिए वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर में क्या होता है, H2O, H2O, एक O बच जाएगा। बेटा यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम सिर्फ इसको लें, पूरा स्ट्रक्चर ना लें, तो हमें क्या पता चलेगा, O, ऐसे, मतलब हमें ऐसे मिल जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा ना। इससे हम लोग कहें, देखो इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, प्लेन दोनों का सेम है, मतलब 3D में देखो तो एक प्लेन पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऐसे फ्रक्टोज में हो जाता है, 1 और 2 बॉन्ड बना लेते हैं, पहला और दूसरा प्लेन। अब हमारे पास तीसरा है, तीसरा सॉल्ट क्या है, तीसरा है लैक्टोज। लैक्टोज को हम लोग कहते हैं मिल्क शुगर। बेटा सुक्रोज को कहते हैं हम लोग केन शुगर, आपको पता है कि नहीं, केन शुगर, गन्ने का शुगर, इसे कहते हैं बार्ले शुगर, बार्ले शुगर, माल्ट शुगर, ब्रीवर शुगर, लैक्टोज, और ये तो आपका सवाल ही बन गया पीएमटी डायरेक्ट, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, इसे क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। बेटा मिल्क शुगर लैक्टोज जब इस पे काम करेगा हमारा लैक्टेज काम करेगा कि टूट जाएगा 2 शुगर में, 2 मोनोसेक्राइड में। इसमें जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है गैलेक्टोज। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है, बट ये वाला थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, उल्टा होता है, तो बनेगा तो 1,4, लेकिन एक OH नीचे है, एक ऊपर हो जाएगा, तो प्लेन अलग हो जाएंगे, तो कहेंगे बीटा 1,4। यहाँ जो बॉन्डिंग होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ये तो ग्लूकोज ऐसे रहेगा, अगर इसको गैलेक्टोज बनाना हो तो इसको उल्टा कर दो, OH को ऊपर कर दो, H को नीचे कर दो। जब OH ऊपर हो जाएगा तो ऐसे बॉन्ड बनेगा ना, इसलिए इसे कहते हैं बीटा 1,4। बेटा ये तो हमने बात किया इंटेस्टाइनल एमाइलेज के बारे में। आप देख लो एक बार इसे क्या क्या मिल रहा है हमें, ठीक। देख रहा फाइनली सारा का सारा पॉलीसेकेराइड हमारा स्टार्च टूट गया मोनोसेकेराइड में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, 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 गैलेक्टोज। अब ये एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन अभी इंटेस्टाइनल जूस में हमारे पास कंपोनेंट है अमीनोपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, ओलिगोपेप्टाइडेज, जो उधर से पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन आ रहा है हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में, उसको डाइजेस्ट करना है, कम्प्लीटली अमीनो एसिड में चेंज करना है। जो न्यूक्लियस हमारा टूट के न्यूक्लियोटाइड में बदला है, उसको न्यूक्लियोटाइड को बिल्कुल कंपोनेंट में तोड़ना है। तो चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग। अगला कंपोनेंट है हमारा अमीनोपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज। अमीनोपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, बेटा होता क्या है, किसी भी स्मॉल प्रोटीन चेन पर या डाईपेप्टाइड पर ये डाईपेप्टाइडेज काम करेगा और डाईपेप्टाइड है मतलब 2 अमीनो एसिड में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? अमीनो एसिड्स,
अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड में टूट गया। अब हमारे पास है अगला कंपोनेंट इसका न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। बेटा ध्यान देना, यहाँ जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। दो एंजाइम हमारे पास है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। बेटा जो पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस था उसने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा था। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है इस पे काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज अब न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा किसमें? बेटा मैं आपको बता दूं न्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में होता है हमारे पास एक पेंटोज शुगर, आप ऐसे सीधे लिख लो स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, पेंटोज शुगर प्लस एक होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस एक होता है फॉस्फेट, हो गया। और ऐसे ही जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे बॉन्ड बना के जुड़ जाएं तो हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। अभी तक हमने पैंक्रियाटिक जूस की सहायता से इस बॉन्ड को तोड़ दिया है, सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे अलग अलग हो चुके हैं। तो अब न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइडेज बेटा इस फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा, इस फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा। तो बेटा फॉस्फेट हमारा अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस का जो ग्रुप होता है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट अलग। अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाता तो क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड। अभी हम न्यूक्लियोटाइडेज लगाए हैं, मतलब ये अलग कर रहा है। अब बेटा हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइडेज है वो इन दोनों को तोड़ेगा, सॉरी न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। अब इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ेगा, मतलब बेटा हमारा क्या, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों अलग हो जाएंगे, हो गया। मतलब सारे कंपोनेंट अब अलग अलग हो गए। बेटा इस तरह से अब जो पीएमटी के सवाल बनेंगे, पहला सवाल बनेगा, दूसरा सवाल बनेगा, तीसरा सवाल बनेगा। जो अभी याद आ रहा है, बाकी याद आता जाएगा, बता दूँ। पहला सवाल ये बनेगा, डाइजेशन ऑफ फूड इनिशिएटेड इन या इनिशिएट इन, कहाँ इनिशिएट होता है? फूड का डाइजेशन इनिशिएट होता है माउथ कैविटी में, माउथ कैविटी में। जैसे आप भोजन माउथ में लेते हो, चबाना शुरू करते हो, एंजाइम का एक्शन शुरू होता है, वो होता है इनिशिएशन ऑफ फूड डाइजेशन। दूसरा सवाल बनेगा, डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इन, कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कभी कभी स्मॉल वर्ड नहीं दिया जाता, इंटेस्टाइन दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो यहाँ कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल कि इंटेस्टाइन में जब भोजन पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपने क्या पढ़ा था पीछे कि जो माउथ कैविटी में भोजन पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है उसे आप कहते हो बोलस। क्या कहते हो? बोलस। जब स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है तो आप क्या कहते हो? काइम। और जब इंटेस्टाइन में भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड भोजन होगा, मिक्स हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस में, डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज काइल। क्या कहते हैं? काइल। ध्यान देना बेटा, इस बात को फिर से सुनना। आपने माउथ कैविटी में भोजन चबाया, फिर निकला, बोलस अंदर गया, पार्शियली डाइजेस्टेड है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, प्रोटीन और फैट अभी अनटच है। स्टमक में आया तो यहाँ जो मीडियम है, जो एंजाइम हो, केवल प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। अभी जो प्रोटीन बिल्कुल अनडाइजेस्टेड है, यहाँ पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाएगा, बन गया काइम। अभी फैट भी डाइजेस्ट नहीं है, फिर अंदर जाएगा। अंदर जाते ही पैंक्रियाटिक जूस काम करेगा, इंटेस्टाइनल जूस काम करेगा। बेटा वहाँ पर डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो जाएगा, फैट का कंप्लीट हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात को सुनना जो मैं कहने चल रहा हूँ। किसी भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब जो पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है वो जाकर के मोनोसैकेराइड में टूट गया। ठीक, हमने एक मॉलिक्यूल देखा पॉलीसैकेराइड का, ये जाकर के अपने मोनोसैकेराइड में टूट गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना पॉलीसैकेराइड आप खाए हो
सारा डाइजेस्ट हो जाए। इस बात को सुनना। अब ऐसा नहीं है कि जितना फैट आप खाए हो सारा डाइजेस्ट हो जाए, जितना प्रोटीन आप खाए हो सारा डाइजेस्ट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस भी मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है अगर वो कंप्लीट होता है तो अपने मोनोमर यूनिट्स में टूट जाता है। स्टार्च है मोनोसेक्राइड्स में टूट जाएगा, प्रोटीन है अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, फैट है तो ग्लिसराइड और फैटी एसिड में टूट जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो। तो इसका मतलब अगर स्टमक से भोजन पास करके इंटेस्टाइन में आया है, जो डाइजेस्ट हो गया दैट इज़ काइल, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो अब भी कहा जाएगा काइम। और इसे मैं इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस पर सवाल बनता है कि जो फीकल मैटर निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से इजेशन के जरिए निकलता है, वो बेसिकली क्या होता है। तो लोगों का मन होता है कि अरे इंटेस्टाइन से जा रहे हैं हम काइल लगा दें। नहीं बेटा, अगर वो डाइजेस्ट हो जाता, काइल बन जाता तो एब्जॉर्ब हो जाता, वो काइम होता है क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। ध्यान देना, मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा था। समझ गए मैं क्यों फोकस कर रहा था? चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और, सवाल जो बनते हैं इसमें, सवाल देखो। अब जैसे स्टमक से भोजन आता है, मैंने आपको बताया पहले बाइल जूस निकलेगा, फिर पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, फिर इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा, बता रखा है, सारा बता रखा है। एग्जामिनर की नज़र देखिए, एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है। एग्जामिनर कहेगा कि अगर हम बाइल जूस का सिक्रीशन मान लो, बाइल जूस का रिलीज होना मान लो बंद हो गया, ह्यूमन बॉडी में बंद हो गया भाई, पूरी तरह बंद हो गया, तो अब कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं करेगा? हाँ आप सही सुन रहे हो, कौन, अगर बाइल जूस का निकलना बंद हो गया तो कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं करेगा? सोचो, दिमाग में आया आंसर? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सुन लो। बेटा मैंने पीछे लिखाया था बाइल जूस में कि बाइल जूस एक्टिवेट पैंक्रियाटिक लाइपेज। बेटा ध्यान देना, अगर बाइल जूस नहीं निकलेगा, आप बंद कर दोगे, तो पहली बात भोजन, ध्यान देना। अब देखो इसमें कई आंसर, आपको आंसर कुछ और आया होगा शायद वो भी सही हो, देख रहा कैसे उलझने वाला आंसर है कि आपने बाइल जूस को बंद कर दिया तो सबसे पहला काम नहीं करेगा, मतलब एक्टिवेट नहीं होगा, या फिर एक्टिवेट हो गया मीडियम नहीं मिल पा रहा है, दोनों बातें होती हैं। बेटा ध्यान देना, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में। सबसे पहले मेरा जो दिमाग गया कि पैंक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, बात सही है। इसका दूसरा रीजन भी एक फैट इमल्सिफाइड नहीं होगा तो उस पर पैंक्रियाटिक लाइपेज काम भी नहीं कर पाएगा, मतलब दो तरह से पैंक्रियाटिक लाइपेज आंसर आ गया। तीसरा पॉइंट, बेटा जब हमारा बाइल जूस नहीं निकलेगा तो काइम का एसिडिक मीडियम, एसिडिक नेचर बेसिक नहीं हो पाएगा, और यहाँ मीडियम बेसिक नहीं होगा तो हो सकता है हमारा ट्रिप्सिन भी काम ना करे। मैंने ट्रिप्सिनोजन नहीं बोला है, ट्रिप्सिन बोला है। क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन शायद इंट्रोकाइनेज कन्वर्ट कर दे, लेकिन मीडियम बेसिक नहीं होगा तो काम नहीं होगा। ध्यान देना, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा लेना। अब एक सवाल और बनता है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है? एग्जामिनर की नज़र से सवाल देखना, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है? आपके मन में जो आंसर आ रहा होगा, सिमिलरिटी ये है कि दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। हाँ, पेप्सिन स्टमक में डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करता है। सिमिलरिटी यही है बेटा, ठीक, आपके मन में बिल्कुल सही आया। डिसिमिलरिटी ये है कि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा आज के कुछ साल पहले सवाल आया था सिमिलरिटी वाला, वहाँ पे ऑप्शन था ही नहीं। अब आपके मन में आएगा अच्छा ये ऑप्शन नहीं था कि बोथ प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, ये रहा होगा कि बोथ आर एंडोपेप्टाइडेज। बेटा ये भी नहीं था। अब आप सोचो, उसका ऑप्शन बता तो फिर आप सोचना। उसमें एक ऑप्शन था कि बोथ आर प्रोटीन। अगर दिया होता कि बोथ आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम तो आप लगा देते। वहाँ दिया था बोथ आर प्रोटीन और आंसर यही था, और आंसर यही है। तो ये बात कैसे हो सकता है कि बोथ आर प्रोटीन?
है बेटा, बिल्कुल सही बात है। आपको बता दें, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट सम, जैसे राइबोजाइम जो आरएनए होता है। तो मतलब, और दूसरी बात, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो बेटा एंजाइम चाहे प्रोटीन पचाने वाला हो, चाहे फैट पचाने वाला हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला हो, डाइजेस्ट करने वाला हो, ये सारे के सारे केमिकली कैसे होते हैं? खुद ब खुद प्रोटीन होते हैं। बेटा ध्यान रखना है इस बात को, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्शन एक है राइबोजाइम, लेकिन वो डाइजेस्टिव नहीं है। डाइजेस्टिव लगा दोगे तो सारे के सारे प्रोटीन हो ही जाएंगे। आपको आगे मिलेगा भी स्टेटमेंट, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, जो कि केमिकली आरएनए होता है। बेटा ये तो हमने बात कर लिया इंटेस्टाइनल जूस की और इंटेस्टाइन में डाइजेशन की। अब अगला टॉपिक हमारा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना, ठीक, ओके, थैंक यू।